Hello students, welcome back to this channel. So this is the second part of your chapter programming language and today we will continue this chapter. So let's get started. Okay, our next topic is logo. हमने उस दिन पढ़ा था लो लेवल लैंग्वेजेस के बारे में और हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में. तो आज हम ये हाई लेवल लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं कि इसमें कौन सी आती हैं. ठीक है, तो फर्स्ट है आपका लोगो. लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक ओरिएंटेड. You have already used logo to give instructions to the computer in your previous classes. It is developed in 1969. Logo is a very simple programming language which provides you the option to draw pictures and perform simple calculations. It is mainly used for educational purposes. जो लोगो है आपने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है ये 1969 में डेवलप की गई थी. ठीक है, ये आपको क्या प्रोवाइड करती है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो. एक तो आप पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हो और इसके अलावा जो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं उसको परफॉर्म कर सकते हो इसके ऊपर. ठीक है, तो आप क्या क्या कर सकते हो लोगों के थ्रू. एक तो पिक्चर्स ड्रॉ करना और एक जो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशंस होती है उनको परफॉर्म करना. ये मेनली आपकी एजुकेशनल पर्पज में यूज होती है, मतलब स्कूल्स वगैरह में यूज होती है ये. नेक्स्ट है बेसिक. बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. Basic is a simple and widely used programming language. It is suitable language for beginners as it is easy to learn. Originally, Basic was intended only for classroom use. However, it has proven to be useful in the real world too. जो बेसिक लैंग्वेज है ये किसके लिए होते हैं, बिगनर्स के लिए. मतलब जो शुरुआती होते हैं, जिनको कुछ नहीं आता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, उनको सीखना होता है, तो ये बिगनर्स के लिए होती है. ये उसको सिखाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ईजी टू लर्न होती है सीखना. इस वजह से ये बेसिक इसलिए है इसका कि ताकि बिगनर्स जो होते हैं जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं पता होता है वो यूज कर सके. ठीक है, तो बेसिक एक सिंपल और वाइडली यूज होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ये लैंग्वेज उनके लिए सुटेबल है जो बिगनर्स होते हैं, क्योंकि ये इजी टू लर्न होती है. और ज़्यादातर इसको पहले जब शुरुआत में इसको क्लासरूम यूज से ही इसको चलाया गया था, बट बाद में देखा कि मतलब इजी है तो इसके थ्रू लोग लैंग्वेज को सीख पा रहे हैं, तो इसको फिर आप सभी के लिए इसको लागू कर दिया गया था. ठीक है, नेक्स्ट है फोर्ट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन. Fortran is one of the oldest high-level language developed in 1957. It is language used for scientific or mathematics-based problems. It is well suited for processing numeric data, but not very good for non-numeric operations. जो Fortran है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन. ये पुरानी आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस उसमें से एक है जो कब डेवलप हुई थी, 1957 में. ये लैंग्वेज साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज की गई थी. साइंटिफिक पर्पस कह लो या फिर जो मैथमेटिक बेस्ड प्रॉब्लम होती है उनके लिए. जो आप मैथ्स में प्रॉब्लम्स वगैरह होती है ना, आपकी मैथ्स में सॉल्व करते हो जो चीज़ें आप उस बेस पे होती है, ये उसमें आप ये कर सकते हो इस लैंग्वेज के थ्रू. ठीक है, तो ये मेनली जो सूटेड होती है किसके लिए सूट करती है ये लैंग्वेज जो आपकी है न्यूमेरिक डाटा प्रोसेस करने में. ठीक है, बट जो नॉन न्यूमेरिक ऑपरेशंस होते हैं, न्यूमेरिक ऑपरेशन जो नंबर्स वाले होते हैं, जो अभी आप मैथ्स पढ़ रहे हो अपनी क्लास में, वो मैथ्स आपका न्यूमेरिक डाटा पे ही बेस्ड है. आप उसमें जो प्लस माइनस करते हो नंबर्स के साथ ही करते हो. 2, 3, 47 व्हाटएवर जो भी आपके हैं इस तरीके जो नंबर्स होते हैं उन पे ही आप डाटा परफॉर्म करते हो अपना जो भी करते हो. प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना पड़ा आपको, एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, सब न्यूमेरिक डाटा है आपका. बट आगे चलकर आपका न्यूमेरिक मैथ्स नहीं रहती, आगे चलकर नॉन न्यूमेरिक मैथ आ जाते हैं. इसमें ABCD वगैरह यूज होती है इस तरीके, मतलब इंग्लिश की जो लैंग्वेजेस के जो वर्ड्स होते हैं वो सारे यूज होने लग जाते हैं मैथ्स में, तो वो होता है नॉन न्यूमेरिक. ठीक है, तो उस नॉन न्यूमेरिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना इस फोर्ट्रान लैंग्वेज के थ्रू इज नॉट ईजी. ठीक है, और इसके लिए सूट भी नहीं करती है ये. तो ये नॉर्मली किसके लिए है, न्यूमेरिक डाटा को प्रोसेस करने के लिए. और किसके बेस पे यूज होती है, ये मैथमेटिक बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, या फिर आप क्या कर सकते हो साइंटिफिकली इसको यूज किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज. तो आपको नाम से पता चल रहा है किस पर्पज पे यूज होती होगी. तो कोबोल इज अ सुटेबल language for business data processing applications because it is capable of handling large volumes of data. तो जो COBOL लैंग्वेज है ये मेनली बिजनेस के लिए यूज होती है, बिजनेस पर्पज से यूज होती है ये. इसमें क्या होता है, ये डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन पे यूज कर होता है, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है बहुत ज़्यादा डाटा रहता है, बहुत ज़्यादा डाटा. तो उसको उस इतने सारे डाटा को हैंडल करना वो किसके थ्रू हो पाता है, कोबोल लैंग्वेज के थ्रू.
ठीक है। इतनी बड़ी कंपनीज है, उसमें इतने सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनका इतना सारा डाटा है, उस कंपनी में जो भी काम होता है उसका पूरा डाटा होता है, उस कंप्लीट डाटा को हैंडल करना वो इस COBOL लैंग्वेज के थ्रू होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है पास्कल। Pascal is named after the French mathematician Blaise Pascal. It can be used for scientific and file processing applications. जो पास्कल है ये किसने डेवलप की थी? ब्लेज पास्कल ने। ये एक बहुत ही फेमस फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। मैथमेटिशियन मतलब जो गणित के जो ज्ञाता होते हैं, जिनको गणित बहुत अच्छे से आती है। ठीक है। तो ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे ब्लेज पास्कल, जिन्होंने ये बनाई थी। और ये किसके लिए यूज होता था? मेनली साइंटिफिक पर्पस में यूज होता था ये। ठीक है। या फिर क्या कह सकते हो, फाइल प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस, जो आप जिन फाइल्स पे आप काम करते हो उनको प्रोसेस करने में पास्कल का यूज होता था, पास्कल लैंग्वेज का। ठीक है। तो ये भी एक तरह से साइंटिफिक पर्पस में ही यूज हो गया इसका। देन नेक्स्ट है सी। जो सी लैंग्वेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आज तक भी इसका यूज होता है। सी वॉज डेवलप्ड इन अर्ली 1970s. इट इज जनरली पर्पज programming language having some features of low level languages. It is highly suitable for developing system software like operating system. It is also used to develop application software. C लैंग्वेज जो हुई थी कब डेवलप हुई थी? 1970s के टाइम पे हुई थी। ठीक है। ये एक जनरल पर्पस पे यूज होती है। ठीक है। इसका कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं, जनरली इसको यूज किया जाता है। और इसमें कुछ फीचर्स आपके लो लेवल लैंग्वेज के भी होते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज में ही आ रहे, बट इसके कुछ फीचर्स लो लेवल लैंग्वेजेस के भी हमने यूज़ कर रखे हैं इस लैंग्वेज के अंदर। और ये किसके लिए होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करना मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम, या आप क्या कह सकते हो इसमें आप और क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकते हो। जो आप एप्लीकेशन यूज चलाते हो ना, एप्लीकेशन क्या होता है, आप जिसको ऐप बोलते हो, अपने फ़ोन में आप इतनी सारी ऐप चलाते हो। ठीक है। कैलकुलेटर भी एक ऐप है, जो आपके फ़ोन में कैलकुलेटर तो वो भी एक ऐप है, कैलेंडर है वो भी एक ऐप है। ठीक है। या फिर आप व्हाट्सएप है या कुछ भी, इतनी सारी एप्लीकेशंस ही होती है। तो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उसको डेवलप करने में भी ये सी लैंग्वेज का काम होता है। ठीक है। तो जो आप फोन में जितने भी आप एप्लीकेशन या प्रोग्राम्स चला पा रहे हो वो इन लैंग्वेज के थ्रू ही आप चला पाते हो। इन लैंग्वेज के थ्रू ही उन एप्लीकेशंस को बनाया जाता है। बट ये इनका बस अलग अलग यूज़ है, अलग अलग पर्पज़ है इनका, कि कुछ किसी में यूज़ होता है, किसी का किसी में यूज़ होता है। ठीक है। तो वो जो एप्लीकेशंस आप चला पा रहे हो वो सी का भी उसमें रोल होता है, सी लैंग्वेज का भी उसमें काम किया जाता है। ठीक है। तो सी लैंग्वेज क्या है, एक तो 1970 में बनी थी, और उसके अलावा इसमें कुछ फीचर्स आपके लो लेवल लैंग्वेजेस के भी होते हैं। और इसको किसके लिए डेवलप करने में काम आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी डेवलप करने में इसका यूज होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है C++। सी के बाद आई थी C++। इसमें थोड़ा सा और एडवांस टेक्निक यूज की गई थी। C++ इज सिमिलर टू सी। तो जो C++ है वो सी के ही सिमिलर है, एक जैसे हैं, दोनों सेम है। इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। इसमें ज्यादातर फीचर्स सी लैंग्वेज से ही उठा रखे हैं। ठीक है। इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ लाइक सी इज यूज टू डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर एज वेल एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे सी की तरह ही ये भी आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको भी डेवलप कर सकता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी डेवलप कर सकता है। ठीक है। बस उसकी थोड़ी सी और एडवांस टेक्निक है, तो ये और अच्छा बेटर उसको बनाता है। ठीक है। ये सी लैंग्वेज से आप एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन नहीं बना सकते। मान ली सी लैंग्वेज से आप कैलकुलेटर बना रहे हो, ठीक है, तो सी लैंग्वेज से जो कैलकुलेटर बनेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा, उसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स आप नहीं दे पाओगे। जनरली वो बस एक बेसिक आपका कैलकुलेटर बनेगा जिसमें आप क्या कर सकते हो, आप नॉर्मली प्लस माइनस जो आपको जो कैलकुलेटर में जो थोड़े 3-4 ऑपरेशंस होते हैं जनरली वही आप परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है। और आगे जो एडवांस लेवल पे जो आपकी लैंग्वेजेस आ चुकी है उसमें आप एक बहुत अच्छा कैलकुलेटर बना सकते हो कि नॉर्मल सिर्फ ये प्लस माइनस ना करके उसके अलावा और बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं उनको भी परफॉर्म कर सके। ठीक है। तो ये सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज ये सारी बनाती एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन जो जितनी ज़्यादा हाईली एडवांस्ड होती है वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है। तो C++ का भी सी की तरह ही होती है, बस थोड़ी सी इसमें अच्छी और टेक्निक यूज़ कर रखी है। देन नेक्स्ट आता है आपका जावा। Java is an object-oriented, platform-independent language. Besides being used for writing full computer application, Java is also used in web page designing. It is also called the language of internet. अब जावा देखो, जावा बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। इसका आज के टाइम में जावा का बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत वाइडली यूज़ होता है। ये एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है।
जब हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं ना तो उसमें हमें कई सारी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है कि सिर्फ सी लैंग्वेज से काम नहीं चलेगा, हमें सी प्लस प्लस, जावा और बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, PHP और मतलब इतनी सारी लैंग्वेज होती है, तो उन सब का यूज़ करते हुए हमें कोई चीज़ बनानी पड़ती है ताकि वो अच्छी बने। लेकिन जावा अपने आप में एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, आप इस जावा के थ्रू बहुत अच्छे एप्लीकेशंस भी डेवलप कर सकते हो। ठीक है, जावा को इनफैक्ट कहा जाता है लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट जो बनाया गया है ना, इंटरनेट के पीछे जो बना रखी है, जो पूरी प्रोग्रामिंग कोडिंग लिख रखी है, वो पूरी कोडिंग जावा की ही है। उसमें आप फेसबुक चलाते हो, फेसबुक कैसे बना है वो फेसबुक, कि आप उसमें आप किसी को रिक्वेस्ट भेज पा रहे हो, या फ्रेंड बन पा रहे हो, कुछ हो रहा है, तो वो जावा ही है उसके पीछे। फेसबुक की जो कोडिंग है वो जावा की है। व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप की जो कोडिंग बनाई है, जो भाई आपका व्हाट्सएप ऐसा होगा वैसा होगा, जैसे भी आपका व्हाट्सएप आपको दिखाई देता है, वो जावा की वजह से बना है। ठीक है, तो जो जावा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके थ्रू हम बहुत अच्छी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा आप जावा के थ्रू आप वेब पेज डिज़ाइनिंग भी कर सकते हो। वेब पेज डिज़ाइनिंग क्या होती है, जब आप कोई चीज़ सर्च करते हो, तो जब आप सर्च कर रहे हो, मान लें आप कंप्यूटर ही डाल रहे हो, ठीक है, आपने कंप्यूटर डाला, सर्च करा, तो बहुत सारी वेबसाइट्स खुल जाती हैं। तो किसी वेबसाइट से आप ऊपर इतनी सारी नहीं आती, बहुत सारी आ जाती है, तो उनमें से आपको सबसे ऊपर वाली पे क्लिक कर देते हो, या फिर और नीचे जाते हो देखने के लिए। फिर उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो पूरा पहला पेज हो जो खुल जाता है, वो पूरा वेब पेज ही होता है कि वो कैसा होगा उसका डिज़ाइन। ठीक है, लाइक एक कॉपी का जो सबसे पहला फ्रंट पेज होता है, कवर पेज होता है, जो बुक का सबसे फर्स्ट वाला, वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा, इसमें भी है ना वो चीज़। तो सेम आप जब इंटरनेट पे जब चलाते हो कोई भी चीज़, तो उसका जो पेज होगा कैसा नहीं होगा, तो वो चीज़ भी वेब पेज के अंदर आती है। ठीक है, तो वेब पेज को डिज़ाइनिंग में भी जावा का काम होता है। वेब पेज अच्छा होगा, मतलब उसमें बहुत सारे फीचर्स होंगे कि आपको डायरेक्टली अगर तुम्हारे कोई हेल्प चाहिए कहीं पर, तो वहाँ पर हेल्प का बटन भी रहता है, होम का बटन रहता है, कॉन्टैक्ट अस, आपको ऐसे ज़रूरत पड़ रही है कि मुझे किसी से बात करनी पड़ेगी, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो वेब पेज आपका कैसा होगा कैसा नहीं, तो वो सब भी जावा आपका प्रोवाइड करता है। Okay, next topic है program language translation. You have learned in the preceding section that programs written in assembly language or one of the high-level languages need to be translated into machine language before being executed by the computer. Software called language translators or language processor are used to translate these programs to machine language programs. मैंने आपको जैसे पिछले सेक्शन में भी आपको बताया था कि कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, वो है मशीन लैंग्वेज। आप चाहे कितनी हाई लेवल लैंग्वेज बना लो, कितनी लो लेवल लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज को कन्वर्ट करने की नीड होती है, क्योंकि मशीन को सिर्फ बाइनरी डिजिट वाली लैंग्वेज समझ में आती है, जिसको हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए, उसको कन्वर्ट करने के लिए जो भी लैंग्वेज होती है, चाहे हाई लेवल हो चाहे असेंबली लैंग्वेज हो, कोई भी हो, उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो मशीन लैंग्वेज के अंदर करने के लिए उसको जो ट्रांसलेटर हो चाहिए हमें। ठीक है, उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें ट्रांसलेटर चाहिए होता है। उन ट्रांसलेटर को या फिर उन सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं हम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर या फिर लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है, ये क्या करते हैं, उन प्रोग्राम्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स में। ओके, language translators are program that convert programs written in languages other than machine language to machine language, that is binary codes. आपकी लैंग्वेज ट्रांसलेटर मैंने बताई दी। लैंग्वेज ट्रांसलेटर वो प्रोग्राम्स है जो उन प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करता है जो मशीन लैंग्वेज में नहीं होते। ठीक है, मतलब अदर देन दी मशीन लैंग्वेज, जैसे जो आपकी लो लेवल लैंग्वेजेस आपने पढ़ी थी, असेंबली लैंग्वेज हो गया, या जो भी अभी आप तक पढ़ी है बेसिक, फोर्ट्रान, कोबल वगैरह, ये जितनी भी आपने हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ी हैं, इन सारी लैंग्वेज को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, मशीन लैंग्वेज के अंदर। मशीन लैंग्वेज का मतलब आपको पता ही है, बाइनरी कोड्स जो होते हैं 0 और 1। ठीक है, उसमें कन्वर्ट करता है ये। द ट्रांसलेटर आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। ट्रांसलेटर आपके 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखे हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर क्या होते हैं, दीज आर द प्रोग्राम दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स इनटू मशीन कोड। जितनी भी आपकी असेंबली लैंग्वेजेस होती हैं, उस असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। ठीक है, तो जो प्रोग्राम, ये वो प्रोग्राम्स हैं जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उनको असेंबलर बोलते हैं। ठीक है, compilers, these are the programs that convert high level language program into machine code. Compiler programs rewrite the complete high level language program into machine language and report all errors in the program along with the line numbers where the error occurs. After all the errors in the program have been rectified, the program is recompiled and an executable file is created which is compiler independent. C language is a compiler based language.
कंपाइलर वो होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। असेंबलर कौन होते हैं? जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। कंपाइलर वो होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। और ये क्या करता है, सबसे पहले तो जो आपने प्रोग्राम की जो पूरी कोडिंग लिख रखी होती है ना हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, वो कोडिंग पहले तो ये सारी दोबारा से लिखता है किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज की भाषा में लिखता है ये, ठीक है, मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखता है ये। फिर उसके अंदर जो भी एरर निकलती है, जो भी गलतियां निकलती है, उन गलतियों को निकालता है। एक बार वो जो गलतियां सारी रेक्टिफाई हो जाए, मतलब सारी निकल जाए, उसके बाद ये प्रोग्राम दोबारा क्या होता है, रिकम्पाइल, मतलब दोबारा से कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज में चेक करने के लिए कि अब कोई गलती है भी या नहीं, ठीक है। एक बार ये प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद ये क्या जो फाइल होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, वो फाइल अपने आप ही एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और अब ये कंपाइलर इंडिपेंडेंट हो जाती है, अभी कंपाइलर की खुद की एक लैंग्वेज बन जाती है। मतलब हमने भले लिखी हाई लेवल लैंग्वेज में है, लेकिन अब फिर जब ये सारी एरर निकल जाती है, उसके बाद ये कंपाइलर की खुद की एक लैंग्वेज बन जाती है, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर एक तो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, उसके अलावा क्या करता है ये, पहले तो उस पूरी लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई उस लैंग्वेज को ये कन्वर्ट कर पूरी दोबारा लिखता है, उस कोडिंग को मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखता है उसको कंप्लीट को। उसके बाद जो भी इसमें गलतियां होती हैं उन सारी गलतियों को निकालता है, और गलतियों को निकालने के बाद जो फाइल होती है वो पूरी बन जाती है। जो आपकी सी लैंग्वेज है आपकी, वो आपकी कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज ही है। उसके बाद आपका आता है इंटरप्रेटर्स। इंटरप्रेटर्स आर ऑल्सो प्रोग्राम दैट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन कोड्स। इंटरप्रेटर का भी वही काम है, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है ये मशीन लैंग्वेज के अंदर, लेकिन ये थोड़ा कंपाइलर से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं कि एक सिंगल ऑपरेशन में इसने सब मतलब देख लेता है, ये स्टेप बाय स्टेप देखते हुए चलता है सारी चीजें, ठीक है। इन एन इंटरप्रेटर डिपेंडेंट प्रोग्राम ईच कमांड इन द प्रोग्राम इज रिटन ऑन अ सेपरेट लाइन। हर एक जो कमांड होती है ना इसमें प्रोग्राम के अंदर, हर एक कमांड अलग अलग एक सेपरेट लाइन में लिखी हुई होती है, ठीक है। एन इंटरप्रेटर वर्क्स बाय कन्वर्टिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कमांड्स लाइन बाय लाइन। तो ये करता है लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता चला जाता है, ठीक है। और फिर ऐसे ही एक बार एक लाइन कन्वर्ट कर दी एग्जीक्यूट होगी, एक लाइन कन्वर्ट कर दी एग्जीक्यूट होगी, ऐसे। इफ देयर इज एरर इन द प्रोग्राम इन एनी लाइन, और किसी भी लाइन में अगर कोई दिक्कत आई तो ये क्या करता है, प्रोग्राम यूजर जो होता है ना, जो हम है जो चलाने वाले हैं, यूजर को रिपोर्ट कर देता है और प्रोग्राम को वहीं रोक देता है, वहीं स्टॉप कर देता है, ठीक है। एन इंटरप्रेटर इज पर्टिकुलरली यूजफुल वाइल व्हेन करेक्टिंग एरर्स इन प्रोग्राम एज इट रिपोर्ट्स एग्जैक्टली वेयर द एरर इज अकरिंग। ये कब होता है, ये तब काम आता है जो इंटरप्रेटर होता है, जब ये क्या बता दे, एरर्स को करेक्ट कर दे, प्रोग्राम को बता के, मतलब प्रोग्राम के अंदर जो भी एरर्स होती है उसको करेक्ट करने के लिए काम आता है। क्योंकि ये जहां पर एरर होती है ना एग्जैक्टली ये वहीं पर बता देता है कि इस जगह पे एग्जैक्टली यहाँ पर एरर है, ठीक है। एन इंटरप्रेटर प्रोग्राम विल बी स्मॉलर देन अ कंपाइल्ड प्रोग्राम। जो आपके इंटरप्रेटर प्रोग्राम होता है ना वो छोटा होता है कंपाइल्ड प्रोग्राम से, ठीक है। बट इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू एग्जीक्यूट, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि ये 1 by 1 करता है, ठीक है। प्रोग्राम्स रिटर्न इन फॉक्स प्रो आर इंटरप्रे बेस्ड प्रोग्राम। जो फॉक्स प्रो आपको पता नहीं है इस चीज के बारे में, जो फॉक्स प्रो में प्रोग्राम लिखा जाता है वो आपका इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्राम ही होता है। तो इंटरप्रेटर समझ में आ गया। इंटरप्रेटर का भी वही काम है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है, लेकिन ये कैसे काम करता है, ये स्टेप बाय स्टेप करता है, मतलब लाइन बाय लाइन। ये लाइन बाय लाइन उसको एक लाइन है उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, फिर एरर ढूंढता है, कमांड, ठीक है, एग्जीक्यूट करता है, फिर दूसरी लाइन में ढूंढता है, ऐसे करके लाइन बाय लाइन चलता है ये काम करता हुआ, ठीक है। बट इसके जो प्रोग्राम्स होते हैं वो छोटे होते हैं कंपाइलर वाले प्रोग्राम से कंपेरिजन में, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं क्योंकि लाइन बाय लाइन काम होता है इसमें। ओके, उसके अलावा आता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। पायरेसी आप कह सकते हो डुप्लीकेट, ठीक है। जैसे कोई मूवी रिलीज होती है, नई मूवी, लेकिन मूवी रिलीज होती है जब भी, तो उसका कोई ना कोई मतलब बना लेता है उसकी वीडियो वगैरह और उसको फिर इंटरनेट पे डाल देते हैं, तो उस मूवी का फिर लॉस भी होता है उस केस में, तो वो एक तरह से उसकी पायरेसी चल रही है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, नई मूवी है तो कोई भी नहीं चाहेगा कि लीक हो जाए, क्योंकि अगर लीक हो जाएगी तो फिर थिएटर में कौन देखने जाएगा पैसे लगाकर, ठीक है। तो इस तरह के काम पायरेसी के अंदर आते हैं। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी भी बहुत होती है, मतलब कि किसी सॉफ्टवेयर को लेने के लिए, किसी सॉफ्टवेयर को अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत है तो उसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। अब हर कोई वही, जैसे मूवी के है, मूवी में पैसे देने पड़ते हैं थिएटर में जाके देखने के लिए, तो लोग क्या करते हैं उसका दूसरा इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको कॉपी कर लेंगे, लाइक उसकी मूवी की तो वीडियो बना के इंटरनेट पे डाल दी और सॉफ्टवेयर को ऐसे कॉपी कर ली, उसकी कोड वगैरह को कॉपी करके अपने कोडिंग में बनाकर उसको ऐसे लोगों में बांट देते हैं,
ठीक है। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है? सॉफ्टवेयर पायरेसी इज कॉपिंग एंड यूजिंग सॉफ्टवेयर विच यू हैव नॉट पेड फॉर। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है? कॉपी करना और उस सॉफ्टवेयर को यूज करना जिसके आपने पैसे नहीं दिए हों। हैंस डू नॉट हैव द लाइसेंस टू यूज दैम। मतलब आप क्या कह सकते हो कि आपके पास इसका कोई लाइसेंस नहीं होता इसको करने का, तो एक इलीगल काम होता है ये। सॉफ्टवेयर पायरेसी इज एन इलीगल एक्टिविटी एंड पनिशेबल बाय लॉ। अगर पता चल जाए कि ये काम आपने किया है, मतलब इसकी डुप्लीकेसी अगर आपने तैयार करी है, तो आपको इसके लिए पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है। तो यू मस्ट ऑलवेज यूज लीगल सॉफ्टवेयर। तो जो भी सॉफ्टवेयर यूज करो तो वो हमेशा लीगल होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग और उसकी मतलब जब भी आप इसको करो विद द मैन्युफैक्चरर और व्हेन यू बाय इट, जब भी आप उसको खरीदो तो उसका मैन्युफैक्चरिंग देखनी चाहिए कि कब वो बनाया गया था। ठीक है। बट मार्केट में ऐसा नहीं होता। नॉर्मली हर कोई क्या करता है, पैसे नहीं देना चाहता, तो इस वजह से क्या करते हैं, उसकी जो होते सॉफ्टवेयर की कॉपी कर लेते हैं और उसको आगे उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि पैसे ना देने पड़े। फर्मवेयर रेफर्स टू द सॉफ्टवेयर स्टोर्ड इन द रोम और ऑफ अ प्रोसेसर। फर्मवेयर क्या होते हैं? वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो रोम के अंदर स्टोर करे जाते हैं। ठीक है। फर्मवेयर इज फाउंड इन अ कंप्यूटर बेस्ड प्रोडक्ट्स लाइक डिजिटल डायरीज, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। आपका फर्मवेयर जो होता है उसका ज़्यादा पर्पस नहीं है, मतलब आपके मतलब जो ये क्या होता है, एक तरह से मेमोरी में स्टोर कहाँ पर होता है, ये चीज़ है। ये कहाँ आपका होता है? सॉफ्टवेयर प्रोसेसर जो होता है आपका रोम होता है, वहाँ पर इसको स्टोर किया जाता है। ये एक तरह से क्या होता है, डिजिटली यूज़ होता है ये। ठीक है। फर्मवेयर जो होता है डिजिटल पर्पस पे यूज़ होता है। लाइक जैसे जो डायरी आप पहले लिखा करते थे कि दिनचर्या कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, ये डिजिटल वगैरह पे होता है। डिजिटली मतलब आप इलेक्ट्रॉनिकली आप सीधा कंप्यूटर बेस पे लिख रहे हो ये चीज़ें। ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल. If you have any queries regarding this chapter, so you can ask me in the comment section below or you can WhatsApp also. Till then, take care.